Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic which is research aptitude and statistics previous year's questions for the revision purpose. So in the previous sessions we have completed some questions and today I'm going to start from this question which belongs to November 2020. Yes, तो यहाँ पे हमें क्या given है? Assertion A and reason R. So assertion हमें क्या कहता है? That the concurrent validity coefficients are generally higher than the predictive validity coefficient. जो हमारी concurrent validity coefficient है, that means जो at present वाली condition है, वो हायर होती है इन कंपैरिजन। अगर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये इसका कोफिशिएंट जो होता है हायर होता है। एंड द सेकंड वन रीजन हमें क्या कह रहा है? दिस डज नॉट मीन दैट द टेस्ट जो होता है हायर वैलिडिटी कोफिशिएंट का होता है वो ज्यादा सुटेबल होता है फॉर अ गिवन पर्पस। तो पहले तो हमें इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एग्जैक्टली आंसर लगा पाए। तो जो हमारी एग्जैक्टली वैलिडिटी क्या चीज होती है? वैलिडिटी होती है कि आप जो चीज मेजर करना चाहें वही चीज मेजर कर रहे हैं, इज द डिग्री टू विच इट मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैथ्स की टीचर हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स का अगर मैथ्स के ही टेस्ट की एबिलिटी को चेक करना चाहती हूँ अपना कोई भी टेस्ट देके, दैट मीन्स कि मैं उनके मैथ्स के नॉलेज चेक कर रही हूँ, मेरा जो टेस्ट है वो वैलिड है। लेकिन अगर मैं एज अ मैथ्स टीचर होकर उनको इंग्लिश का टेस्ट चेक कर रही हूँ कि नहीं मैं एक बार इनका कम्युनिकेशन भी देख लेती हूँ, इनको एक बार वो कैप चेक कर लेती हूँ, तो इट्स नॉट अ वैलिड। क्योंकि एज अ मैथ्स टीचर आप अगर बच्चे के मैथ्स नॉलेज चेक कर रहे हैं उनको टेस्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स वो जो उनका टेस्ट हुआ वो वैलिड हुआ, क्योंकि आपने जो पढ़ाया आप उनसे वही टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब नेट के एग्जाम में आप सीटेट का पेपर तो नहीं दे के आओगे ना, नेट के लिए तो आपकी नेट की एबिलिटी चेक की जाएगी। अगर वहां पे आपको सीटेट का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है दैट्स मीन दैट योर टेस्ट इज नॉट अ वैलिड। तो जो वैलिडिटी होती है हमारे असेसमेंट की वो यही होता है कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं, व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। इट शोज दैट हाउ मच कंसिस्टेंट द रिजल्ट्स ऑफ एन असेसमेंट। और ये डिपेंड करता है, ये शो करता है कि जो चीजें आप टेस्ट करना चाह रहे हो वो कितना कंसिस्टेंट है, उसका रिजल्ट जो आएगा असेसमेंट का वो कितना कंसिस्टेंट है। अ टेस्ट दैट हेल्प्स अ रिसर्चर टीचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टूडेंट्स हु कैन, देखो अभी इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि एक टीचर जो है वो एक टेस्ट लेता है, एक रिसर्चर या टीचर टेस्ट लेता है ये चीज जानने के लिए कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं कुछ वो हैं जो क्लास को अटेंड करने के बाद खुद पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं मैथ्स में, दैट मीन्स ये हमारे कनकरेंट वैलिडिटी हो गई। द टेस्ट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअली हु डिफर इन देयर प्रेजेंट स्टेटस। आपने चेक कर लिया, आप एज अ मैथ्स टीचर अपने बच्चों का चेक कर रहे थे, फिर आपने देखा कि जब आपने पढ़ाया कुछ बच्चों ने खुद से बहुत अच्छा कवर कर लिया, मीन्स आपके पढ़ाने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट मीन्स कि यहाँ आपने उनका प्रेजेंट लेवल चेक कर लिया कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चे ने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि टीचर इन्वेस्टिगेटर क्या है, मे विश टू प्रिडिक्ट द परसेंटेज ऑफ पासिस ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। अब एक टीचर क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि देखो मैं आज पढ़ा रहा हूँ बच्चे फाइनल एग्जाम में कितनी परसेंटेज से पास हो सकता है, अगर वो ये चीज सोच रहा है। The adequacy of the test for distinguished individuals who differ in the future may be called। जब आप एक फ्यूचर को डिस्टिंग्विश करने लग गए, एक फ्यूचर को लेके सोच रहे हो कि जो मैंने आज पढ़ाया है इससे जो मेरे परसेंटेज होगा पास के स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज होगी वो अच्छी आएगी, ये चीजें आपने प्रिडिक्ट की। क्योंकि रिजल्ट तो अभी आपके हाथ में नहीं आया, रिजल्ट तो तब आएगा जब आपका एग्जाम होगा फाइनल। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? जब आप किसी भी चीज को फ्यूचर प्रिडिक्ट करो। अब आप पढ़ रहे हो, मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का मोस्टली पेपर पार्ट कवर हो जाए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कराऊं, तो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आप फ्यूचर में अच्छा कवर करोगे, दैट मीन्स इट्स अ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इट मेजर्स हाउ वेल द मेजर प्रिडिक्ट फ्यूचर मेजर। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आप चेक कर रहे हो कि बच्चा फ्यूचर में कैसे अच्छा सा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ टेस्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिडिक्ट्स हाउ वेल द पर्सन विल अ गुड टीचर। फॉर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टेस्ट लेते हैं आपके नेट के पेपर में, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है वो यही तो चेक करते हैं कि आप एज अ टीचर आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप अच्छे टीचर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। जो नेट का एग्जाम है इसलिए तो कि आप एक कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, ये आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। Here, the test scores, that is teaching aptitude, is measured before the actual performance or aptitude of the person. So both are compared later. जैसे अब हम को आपका कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, जैसे अब आपका नेट का टेस्ट होता है तो आपके लिए फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है, फिर जो आप प्रेजेंट करोगे जो आप आगे करोगे फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ जो आपने नेट का एग्जाम दिया था जब आप आगे कर रहे हो, दैट मीन्स ये हम कंपेयर कर सकते हैं। जो कंकरेंट वैलिडिटी होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट सिचुएशन को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ टेस्ट टू मेजर द टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ टू पर्संस टू शो हु इज बेटर। अगर आप दो लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हो ये चेक करने के लिए कि उनमें से कौन सा, और हमने उसको पर्सनल डाटा के बेस पे मेजर किया। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट सिचुएशन आल्सो अबाउट द फ्यूचर। वो हमें करंट सिचुएशन की तो बताएगा कि अगर हम दो लोगों का कंपेयर करें टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लेके, लेकिन हमें फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ ये लोग अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है, तो कंकरेंट वैलिडिटी होती है कि आप चीजों को कोरिलेट कर लेते हो प्रेजेंट सिचुएशन को देखने के लिए, लेकिन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो। अब वैलिडिटी कोएफिशिएंट क्या होता है? वैलिडिटी बताती है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो स्ट्रांग है या वीक है, उसके कौन से यूजफुल फैक्टर्स आपको निकल के आ रहे हैं, इससे आपको ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से योर द रिसर्च शोज दैट अ स्टूडेंट विद हाई ग्रॉस, जो जीपीए स्कोर हम चेक करते हैं, अगर आपका स्टूडेंट का हाई आ रहा है दैट मीन्स आपका जो बच्चा है वो सेट में एग्जाम्स में अच्छा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आपके मॉक टेस्ट होते हैं नेट से पहले, जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है उनका कॉन्फिडेंट और उनका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है, दैट मीन्स कि वो अच्छा कवर कर पा रहे हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है? एक आइडिया हो जाता है कि आप कवर अच्छे से कर सकते हो। जो आप मॉक टेस्ट देते हो नेट से पहले, उसका रीजन यही होता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाता है कि जो पार्ट वीक है वो आपको पता चल जाएगा, जो स्ट्रांग है जिसके क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो दिस इज योर वैलिडिटी कोएफिशिएंट। A validity coefficient can tell you more about the strength of that relationship between test results and your criteria variables. That means, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि जो आप कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह देते हो अपने नेट की प्रिपरेशन से पहले, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। दिस इज योर वैलिडिटी कोएफिशिएंट। क्राइटेरिया वैलिडिटी कोएफिशिएंट क्या होता है? जनरली हायर होता है इन कंपैरिजन टू प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोएफिशिएंट से। मीन जब हमने आपके क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपके इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो इससे क्या होता है? ये आपका हायर होता है इन कंपैरिजन टू प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये नहीं होता जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा सुटेबल ही होंगे हायर वैलिडिटी कोएफिशिएंट के, बट जनरली देखा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो हमारा criteria established as in concurrent validity, because no time interval is involved between administration of the new test and the criteria established test. ये बात इसलिए कही गई है, जो आपका हायर वैलिडिटी कोएफिशिएंट है वो हमेशा सुटेबल नहीं होता फॉर अ गिवन पर्पस के लिए, क्योंकि इसके ऊपर टाइम इंटरवल इन्वॉल्व नहीं होता। जब आपने कोई भी टेस्ट बनाया और कोई भी टेस्ट को आपने स्टैब्लिश किया एट द प्रेजेंट, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार कंकरेंट वैलिडिटी जो वो हायर हो। तो हमारा बात तो सही है, दोनों चीजें कन्वर्जेंटी कोएफिशिएंट जो होता है हमेशा हायर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं जो चीज आपने प्रिडिक्ट की वो हमेशा सही हो। हम चेक जरूर करते हैं, लेकिन हमेशा हर पर्पस के लिए जरूरी नहीं है कि वो हायर ही हो। लेकिन अब ये जो दूसरी बात आ रही है कि इसका मतलब ये नहीं है दैट हायर वैलिडिटी कोएफिशिएंट जो हमेशा सुटेबल नहीं होता हर पर्पस के लिए। ये बात सही है। देखिए, जो आपकी कंकरेंट वैलिडिटी कोएफिशिएंट जो आपने प्रेजेंट स्टेटस चेक किया वो हायर आता है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी से, क्योंकि प्रिडिक्ट तो आप एक चीज फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज आप अभी एट प्रेजेंट देख रहे हैं उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जिस हर जो हमारा वैलिडिटी कोएफिशिएंट होता है जैसे आपने चेक कर लिया वो हमेशा सुटेबल हो हर पर्पस के लिए। जैसे कि एक पर्पस के लिए तो आप चेक कर सकते हैं अपना वैलिडिटी कोएफिशिएंट, लेकिन हर पर्पस के लिए चेक करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। इनका जो ए और assertion ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड। देखो, हमने दो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक करेंगे बिल्कुल, और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटास बना के करेंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे, क्लस्टर्स बना के सैम्पलिंग करेंगे। तो ये आती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, होती है हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसके अंदर हम नेटवर्क बनाते हैं, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो आप अपने अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अब हमें पता चल चुका है नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी है, प्रोबेबिलिटी कौन सी है। प्रोबेबिलिटी में आता है हमारा क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, राइट। कोटा आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करता है लैंग्वेज पर और मीनिंग पर जो गिवन है टेक्स्ट के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेपिंग नॉलेज एंड द बिहेवियर। वो आपकी कैसी होगी? देखो, हम जानते हैं जो हमारी नैरेटिव रिसर्च होती है वो होती है जब आप ऑटोबायोग्राफी वगैरह चेक करते हैं, स्टोरी टेल करना, ये सब आपका नरेशन में आ जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी जब आप एनालिसिस करते हैं, थ्योरी को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस जो बिल्कुल ट्रेंड में चीजें चल रही हैं उसको एनालिसिस करना, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस होती है हमारी कि जब आप स्टडी करते हैं वेज, सेंटेंसेस एंड utterances go together to make text and interaction and how those text and interactions fit into our social world। लैंग्वेज और मीनिंग के लिए जो हमारी यूज की जाती है वो की जाती है हमारी डिस्कोर्स एनालिसिस। ये सिर्फ स्टडी नहीं होती लैंग्वेज की कि आप लैंग्वेज को कैसे देख रहे हैं, क्या तरीका है, बट द वे ऑफ लुकिंग एट लैंग्वेज एज वेल। डिस्कोर्स एनालिसिस होती है हमारी, सिर्फ स्टडी तो होती है लैंग्वेज का, उसकी मीनिंग को स्टडी करना, ओवरऑल लैंग्वेज को देखना, ये हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर साल इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, दैट द टीचर फाइंड्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर अ सेल्फ मेड टेस्ट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। टीचर ने क्या देखा डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स में, मतलब उसने जो टेस्ट बनाया था उसमें जो उसका स्कोर्स आया वो पॉजिटिवली स्क्यूड आया जब उसने ग्राफ बनाया। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो उसने बनाया, स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो आपको बताना है कि जो उसने टेस्ट बनाया था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। अगर टेस्ट हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, टेस्ट हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो हमारा डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। देखो जब आपका टेस्ट पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो क्या होता है कि जो आपका जो क्लस्टर होगा ना सारा वो लेफ्ट टेल की तरफ होगा, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो ये सारा आपका जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स राइट की तरफ होगा। दैट मीन्स के अगर हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो हमारा क्या होगा, टेस्ट जो होगा हमारा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है तब हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा हमारा इजी। इजी का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं, टेस्ट जो था बहुत इजी था, बच्चों का अच्छा स्कोर आया इसलिए आपका राइट की तरफ आ गया। टेस्ट डिफिकल्ट था इसलिए आपका लेफ्ट की तरफ आया है सारा, और बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो इसलिए आपका टेस्ट जो था वो पॉजिटिवली स्क्यूड में डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्ट विद लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हायर रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी क्या होती है, किसी भी टेस्ट की कंसिस्टेंसी को चेक करना बार बार, और आपका रिजल्ट जो है बार बार सेम आए, दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, जो रिलायबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की रिलायबिलिटी को चेक करना, कंसिस्टेंसी को चेक करना। इट इज द ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, अ टेस्ट is reliable, sorry, if test is reliable if different trials gave same results। मतलब जब भी आप बार बार टेस्ट कर रहे हैं वो आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट गिव द सेम रिजल्ट। आप चाहे टेस्ट को पूरे एक पार्ट में कर रहे हैं चाहे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करके कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है, दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रिलायबल है। ये रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। अब इसमें जो थर्ड टर्म दी हुई थी, सॉरी सेकंड टर्म, रीजन जो दिया हुआ है कि जो ईच टेस्ट आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी, जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर जब आप आइटम ऐड करते चले जाएंगे तो उससे आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। नहीं, देखिए रिलायबिलिटी क्या है, जो आपको गिवन टाइम में एक चीज दी हुई है आप उसी को बार बार टेस्ट करना, दिस इज कॉल्ड रिलायबल। अगर आपने उसके अंदर टेस्ट आइटम्स ऐड कर दिए तो फिर आपके तो आइटम्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमारी रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि आप एक गिवन, आप डिफरेंट टाइम पीरियड पे एक ही चीज को बार बार टेस्ट करेंगे। डिफरेंट चीजों को आप एक साथ टेस्ट करेंगे तो उससे नहीं होगा, आपको एक ही चीज को बार बार टेस्ट करना है, रिपीटेडली टेस्ट करना है, तब आपको रिलायबिलिटी का पता चलता है। तो हमारा आर जो है वो गलत है, क्योंकि टेस्ट आइटम को ऐड करके आप रिलायबिलिटी चेक नहीं करेंगे। टेस्ट विद लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैव हाई रिलायबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। आप बार बार एक ही चीज को चेक करेंगे तो आपको रिलायबिलिटी का पता चल जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंसी चेक करना टेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई करना सीक्वेंस को जो जनरेट करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी हमें किसने इंट्रोड्यूस की थी, ग्लेजर ने और स्ट्रस ने 1967 में। एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी होती है हमारी इसमें हम करते क्या है, ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, सिस्टमैटिक होती है बिल्कुल, और कंस्ट्रक्शन करते हम इसके अंदर हाइपोथेसिस का कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे डाटा का, सब चीजें उसी तरह से करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिल्कुल थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक लेके चलते हैं हम इसको, थ्योरी को डेवलप करना होता है हमें, और बहुत सिस्टमैटिकली हम इसके अंदर डेवलप करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या रिप्रेजेंट करती है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव थिंकिंग में और एक्शन में। क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसकी थ्योरी बनाते हैं। जो इसका सीक्वेंस है थ्योरी को जनरेट करने का, वो ये 5 पॉइंट्स है। डिसाइड करना, जो आपको सैम्पलिंग डिजाइन चाहिए, जिस तरह से आपको डाटा को कलेक्ट करना है, कोड करना, चीजों को कैटेगराइज करके कंपेयर करना, फिर आइडेंटिफाई करना जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं जो आपके सिचुएशन को आगे लेकर जाएंगे। फिर जब आपने ये सारे काम कर लिए फिर आप अपनी थ्योरी को वेरीफाई करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन। देन आता है हमारा कोडिंग एंड मेमोइंग, फर्स्ट सेकंड। फिर आता है हमारा कैटेगराइज करना, कंपेयर करना, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने वेरिएबल्स को। ठीक है, और उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को वेरीफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। मैं रिसर्च और स्टैट्स के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ।
एक ही जगह 2017 से लेके 2021 तक. So thank you for attention, friends. Stay blessed and enjoy learning.